वॉरेन बफे की कोका कोला की इन्वेस्टमेंट की कहानी हम सबको पता है। बफे ने कोका कोला में 1988 में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। बट इन्वेस्ट करने के पहले बफे ने कोका कोला के पिछले 100 साल की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड किया। वॉरेन बफे अपनी इन्वेस्टमेंट सक्सेस का राज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करना बताते हैं, क्योंकि इससे कंपनी की पूरी जानकारी मिल पाती है। उनका मानना था कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड ये भाषा हर इन्वेस्टर को आनी चाहिए। हालांकि जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं, उनको अक्सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, स्पेशली बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो अकाउंटिंग के नजरिए से ये 3 टाइप के होते हैं: इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट से हमें कंपनी के टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड की जानकारी मिलती है। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम तक कंपनी ने कितने अमाउंट के कैश बेस्ड ट्रांजैक्शंस किए हैं एंड करंट में उसके पास कितना कैश रिजर्व में पड़ा हुआ है। अब आते हैं थर्ड एंड लास्ट स्टेटमेंट पे, जिसपे हम डिटेल में बात करने वाले हैं, यानी कि बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब ये क्या होते हैं, चलिए समझते हैं टीसीएस के बैलेंस शीट के थ्रू। एसेट्स अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं: नॉन करंट एंड करंट। नॉन करंट एसेट्स ये बेसिकली कंपनी के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। ये एसेट्स इजीली सेल नहीं किए जा सकते एंड इसीलिए इन्हें डेप्रिसिएबल एसेट्स भी हम कह सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स को भी 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है: टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। अब टैंजिबल को हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ऐसे एसेट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं। टीसीएस के केस में इन एसेट्स में आप प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को देख पा रहे होंगे। वहीं नॉन टैंजिबल जस्ट ऑपोजिट होते हैं टैंजिबल के। इसमें काउंट होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, जिन्हें हम इजीली क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ऐसे एसेट्स में टीसीएस के केस में शामिल है गुडविल। करंट एसेट बात करें अगर करंट एसेट की, तो ये ऐसे एसेट्स होते हैं जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर किसी कंपनी के करंट एसेट्स फिगर इंप्रेसिव हैं, तो इट मींस वो कंपनी अपने ऑन गोइंग शॉर्ट टर्म डेट्स को पे ऑफ करने में केपेबल है। करंट एसेट्स के एग्जांपल की बात करें तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि ऐसे इनवॉइसेस जिस पे आपने गुड्स या सर्विसेज सेल तो करी है बट उनका पेमेंट आना अभी बाकी है। आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको यहाँ बता दूं कि करंट एसेट का हाई होना अच्छा तो होता है, बट अगर ये करंट लायबिलिटीज के कंपैरिजन में अनएक्सपेक्टेडली हाई है, तो इसकी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कंपनी अपने कस्टमर्स या क्लाइंट से कलेक्शन करने में सक्षम नहीं है। अब ऐसे में अगर कंपनी के क्रेडिट पे दिए हुए गुड्स के पैसे नहीं मिलेंगे, तो इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा उनके एग्जिस्टिंग कैश रिजर्व में। एंड जब कैश रिजर्व डिप्लीट होना स्टार्ट होगा, तब प्रॉब्लम्स आएंगे स्मूथ ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन लेवल मेंटेन करने में। कंपनीज को अक्सर ग्रो करने के लिए काफी पैसों की जरूरत पड़ती है एंड इसी वजह से कंपनीज ऑप्ट करती हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग के लिए। एंड यहीं से निकल के आता है लायबिलिटी एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी का कंसेप्ट। लायबिलिटीज एसेट्स के तरह 2 टाइप के होते हैं: करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में पहले आता है अकाउंट पेएबल, यानी कि उन सारे क्रेडिट परचेसेस के इनवॉइसेस जो एक कंपनी को नियर टर्म में पे करना होता है। इसके बाद आता है अनअर्न्ड रेवेन्यू। ये वो एडवांस पेमेंट है जो कंपनी ने रिसीव तो कर लिया है, बट इसके अगेंस्ट गुड्स या सर्विस के डिलीवरी पेंडिंग है। एंड थर्ड है CPLTD, यानी कि करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। इसका मतलब है दैट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट जो कंपनी को इस साल देना है। यहाँ पे टीसीएस के केस में करंट लायबिलिटीज हैं ट्रेड पेबल्स, लीज लायबिलिटीज, प्रोविजंस, एम्प्लॉय बेनिफिट ऑब्लिगेशन भी करंट लायबिलिटीज में आता है। नॉन करंट लायबिलिटीज वो ऑब्लिगेशन होते हैं जो कि कंपनी को 1 साल के बाद पे करना होता है, जैसे लॉन्ग टर्म लीज पेमेंट, बॉन्ड पेएबल एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। अक्सर लोगों को ये टर्म काफी कॉम्प्लेक्स लगता है, बट हम एक्सप्लेन करेंगे इसे सिंपल लैंग्वेज में। सपोज कोई XYZ कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत पुअर है एंड कंपनी शट डाउन होने वाली है। ऐसे में कंपनी के पास जो एसेट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए गए डेट के पेमेंट के बाद बचता है, उसे शेयर होल्डर्स इक्विटी कहते हैं। इस फिगर को कैलकुलेट करने के लिए आपको कंपनी के टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को डिडक्ट करना होता है। रिटेन्ड अर्निंग्स ये बेसिकली प्रॉफिट फिगर होता है जो कंपनी के पास अपने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनकम टैक्स एंड डिविडेंड्स को पे करने के बाद बचता है। आप सोच रहे होंगे कि जब ये प्रॉफिट फिगर है देन इसे तो एसेट के कैटेगरी में होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि लिक्विडेशन के केस में इन फंड्स का यूज भी शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए होता है। अब जब आप बैलेंस शीट को रीड करना जान गए हैं, तो ऐसे में आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो कंपनी के करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज के फिगर को प्रॉपर्ली एनालाइज करें। अगर करंट लायबिलिटीज का अमाउंट करंट एसेट से ज्यादा हो, तो ऐसे में उस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से परहेज करें।